हेलो वेलकम, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि जो पॉलिटी का है, जो हमारा अभी जो एग्ज़ाम आने वाला है 1 सितंबर को उसी के लिए ये वीडियो होने वाला है। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया, जिसमें डेवलपिंग फेज़ दिखाया जाएगा आपको, और 7 बजे ये चल रहा है हमारे पास, और ये पार्ट 1 है, मतलब इसका पार्ट 2 भी आएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। और हमारे जो चैनल है जीके जी स्पैकॉन, यहाँ पर ऊपर आपको दिख रहा होगा, उसको जाकर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो इसमें बढ़ते हैं सबसे पहले पॉइंट के ऊपर। तो हमारे पास भारत का संवैधानिक विकास आता है हमारे पास, तो कैसे इसमें विकास हुआ संविधान का, उसके बारे में देखते हैं। तो पढ़िए, शुरुआत करते हैं। संविधान किसी राष्ट्र या राज्य का सामाजिक समूह के बुनियादी सिद्धांत और कानून हैं, जो कि सरकार की शक्तियों और कर्तव्यों को निर्धारित करते हैं, और इसमें लोगों को कुछ अधिकारों की गारंटी देते हैं। मतलब इसके कहने का मतलब यहाँ तक पहले समझिएगा कि जो हमारा संविधान है, ये हमारा जो सिद्धांत, बुनियादी सिद्धांत है, मतलब फंडामेंटल सिद्धांत है। जैसे फंडामेंटल राइट होते हैं, वैसे ही जो सरकार को जो पावर दिया जाता है और वर्क दिया जाता है, यही जो संविधान है वही निर्धारित करता है। और लोगों को, जो आम लोग हैं, जो पब्लिक हैं, उनको भी कुछ अधिकार दिए जाते हैं। यह एक लिखित उपकरण है। जो संविधान है ये लिखित होता है, जो किसी राजनीतिक या सामाजिक संगठन के नियमों का प्रतीक है। यह एक ऐसी पद्धति है जिसमें किसी राज्य या समाज को संगठित किया जाता है। मतलब ये एक ऐसा, मतलब की चीज़ है, कह सकते हैं आप इसको, एक कुछ ऐसा चीज़ है जो समाज को एक जगह व्यवस्थित करता है, संगठित करता है, और संप्रभु शक्ति वितरित की जाती है। मतलब इसमें कोई भी एक व्यक्ति पावरफुल नहीं हो सकता। इसमें अलग अलग पावर, जैसे पावर का डिवीज़न होगा इसमें। उसके बाद आते हैं, संविधान मूलभूत सिद्धांतों का एक समूह है, जिसके अनुसार एक राज्य का गठन या शासन किया जाता है। मतलब जो संविधान है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जिसके अनुसार किसी राज्य का शासन चलाया जाता है। उसके बाद संविधान किसी राज्य में सत्ता के बुनियादी आवंटन को निर्दिष्ट करता है, और यह तय करता है कि कानून क्या होंगे, इसका फैसला कौन करेगा। संविधान सबसे पहले यह परिभाषित करता है। मतलब संविधान जो है वो कहता क्या है ये बताया गया है, और जिसमें यहाँ पर थोड़ा सा छोटे ही पॉइंट में आपको बता दिया गया है कि ये जो बुनियादी आवंटन को निर्दिष्ट करता है, और यह तय करता है कि कानून क्या होंगे और इसका फ़ैसला कौन करेगा। जैसे हमारे इंडिया में भी एक संविधान है, उसका फ़ैसला, मतलब कोई भी केस आपके पास आता है तो उसका फ़ैसला जज करेंगे, आप नहीं कर सकते। पब्लिक में है, पुलिस में है, कहीं भी हैं आप, प्रधानमंत्री ही क्यों न हैं, लेकिन आप फैसला नहीं कर सकते। फैसला कौन करेंगे? जज साहब करेंगे। वैसा ही नियम कुछ इसमें होता है। आगे इसमें पढ़ते हैं। आगे हम इंग्लिश में भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हिंदी में थोड़ा पूरा इसमें देख लेते हैं। संसद कैसे संगठित होगी, और संसद को कानून और नीतियाँ तय करने का अधिकार देता है। और ये जो अधिकार हैं, जो कानून बनाने का, नीतियाँ तय करने का, नीतियाँ कौन बनाएगा? जो संसद हमारे पास होता है, पार्लियामेंट, वो बनाएगा। संविधान सरकार पर कुछ सीमाएं निर्धारित करता है कि सरकार किस हद तक अपने नागरिकों पर नियम और नीतियाँ लागू कर सकती है। हाँ, ये इसमें बताया गया है कि सरकार मतलब सीमित मात्रा में ही कुछ भी कर सकती है। ये नहीं है कि उसको नियम, ये प्रावधान मिल गया है, जैसे संसद को भी प्रावधान मिला है कि कोई भी कानून बना सकता है, तो ऐसा नहीं कानून बना सकता जिससे कि पब्लिक को दिक्कत हो। ऐसा इसमें संविधान में बताया गया है। ये सीमाएं इस अर्थ के मौलिक हैं कि सरकार कभी भी इनका उल्लंघन नहीं कर सकती। संविधान सरकार के समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने और न्यायपूर्ण समाज के लिए परिस्थितियां बनाने में सक्षम बनाता है। मतलब कोई भी जो कार्य है वो अच्छे से होना चाहिए। जैसा कि आगे हम इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर अंग्रेज़ जो है 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापारियों के रूप में भारत आए, जिससे महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा दिए गई चार्टर के तहत भारत में व्यापार करने का विशेष अधिकार था। मतलब ये न्यायपूर्ण समाज के लिए परिस्थिति जो सक्षम बनाता है, उसके बारे में एक यहाँ पर तथ्य बताया जा रहा है, जो कि हमारे इतिहास में हुआ है। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारियों के रूप में भारत में आए, और इसका वहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अपने देश में, महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा आई।
मतलब उनके आदेश पर आए थे। 1765 में कंपनी को दीवानी यानी राजस्व पर अधिकार प्राप्त और सिविल न्याय बंगाल और बिहार और उड़ीसा के इसने एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में अपना करियर शुरू किया। 1858 में सिपाही विद्रोह। तो यहाँ पर देखते हैं हम फिर से यहाँ से पॉइंट देखते हैं। बंगाल बिहार और उड़ीसा के इसने एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में अपना करियर शुरू किया। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बंगाल बिहार और उड़ीसा वाले क्षेत्र में पहले अपना करियर शुरू किया, मतलब यहीं पर वो अपना स्थान बनाया। उसके बाद 1858 में सिपाही विद्रोह के मद्देनज़र ब्रिटिश क्राउन ने भारत के शासन की सीधी जिम्मेदारी ली और यह नियम 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिलने तक जारी रहा। स्वतंत्रता के साथ संविधान की आवश्यकता आई, मतलब संविधान की आवश्यकता तब तक नहीं थी जब तक गुलाम थे। जब हम स्वतंत्र हुए तभी इसकी आवश्यकता हुई संविधान की। आगे इसमें देखते हैं। और यह नियम जो हमारा संविधान निर्धारित करता है, यह नियम जो है 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र मिलने तक जारी रहा। स्वतंत्रता के साथ संविधान की आवश्यकता आई। इस उद्देश्य के लिए 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया है। मतलब संविधान तो होना ही चाहिए और वो अस्तित्व में कब आया? 26 जनवरी 1950। उससे पहले इसका मतलब कि संविधान बनाया जा रहा था और कैसे बनाया गया वो भी बताएंगे। और इसमें कैसे कैसे बनाया गया, कितने अंग हैं, क्या क्या हैं, वो सब इसमें बताया जाएगा आपको। हालांकि भारतीय संविधान और राजनीति की विभिन्न विशेषताओं की जड़ें ब्रिटिश शासन में है। मतलब जो हमारा संविधान है वो ब्रिटिश वाले रूल जो हैं वहीं बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए ये बोल दिया गया है कि जो राजनीति की विभिन्न विशेषताएं हैं उनकी जड़ें ब्रिटिश शासन में है। मतलब कि जो मूल भावना है वो ब्रिटिश एम्पायर से ही लिया गया, ब्रिटिश शासन से ही लिया गया है। जैसे कि उनमें कुछ घटनाएं भी हैं, जैसे ब्रिटिश शासन जिसने ब्रिटिश भारत में सरकार और प्रशासन के संगठन और कामकाज के लिए कानूनी ढांचा तैयार किया। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजनीति को बहुत प्रभावित किया। तो वो क्या क्या जो हमारे जो ब्रिटिश सरकार से हमारे जो लिए गए हैं संविधान में स्रोत, वो दिखाएंगे अभी आपको। तो उससे पहले यहाँ पर इंग्लिश में भी एक बार आता है, तो इसको भी एक बार देख लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द बेसिक प्रिंसिपल एंड लॉ ऑफ नेशन। किसी भी देश का जो प्रिंसिपल जो है, बेसिक प्रिंसिपल, वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मतलब संविधान होता है। स्टेट और सोशल ग्रुप, मतलब सोशल ग्रुप और स्टेट का भी। that determines the power and duties of government and guarantee certain right to the people in it. It is a written instrument embodying the rule of political and social organization. It is a method in which is a state society is organized and sovereign power in distributed. मतलब यही बात बोला गया है कि किसी भी देश में संविधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और वो ऐसा होना चाहिए कि पावर जो हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो, वो एक जगह पर, मतलब कि एक ही जगह पर नहीं होना चाहिए। आगे इसमें देखते हैं आगे क्या बताया जा रहा। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल, मतलब सिद्धांतों का एक मतलब ग्रुप है। अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट इज़ कॉन्स्टिट्यूट और गवर्न, मतलब जिसके द्वारा गवर्न शासन किया जा रहा है। द कॉन्स्टिट्यूशन specifies the basic allocation of power in a state or decide who gets to decide what is the law will be। मतलब नियम क्या होने वाले हैं ये कौन निर्धारित कर सकता है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट। ऐसा लग रहा है कि ये वाला पार्ट छूट गया, तो यहाँ से यहाँ तक कहने का जो इसका मतलब था कि जो हमारा जो संविधान है वो ऐसे बनाया जाना चाहिए जो उसके पास कोई लिमिट हो, संविधान के पास लिमिट हो। ऐसा नहीं हो कि वो अनलिमिटेड हो जाए और जिन लोगों के लिए कानून बनाया जाए वो उन्हीं पर भारी पड़ जाए। ठीक, आगे इसमें बढ़ते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है
कि ब्रिटिश जो है वो इंडिया में 1600 ईस्वी के पास ट्रेडर्स बन के आए, और उसके बाद और जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है, और ये अपने देश में जो है वो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के ऑर्डर पर 1765 में आई थी। और इन्होंने दीवानी नाम का जो टाइटल है वो स्टार्ट किया, राइट ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। और इन्होंने सबसे पहले बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अपना जो आधिपत्य है या इसको बोल सकते हैं कब्ज़ा किया, और उसके बाद पूरे भारत पर शासन किया। और इसी के बाद भारत को ऐसा लगने लगा कि हमें भी आज़ादी चाहिए, तो उन्होंने आज़ादी के लिए अपना मुहिम छेड़ा। तो उसके बाद यहाँ से पढ़ते हैं, द स्टार्टेड इज़ करियर एज अ टेरिटोरियल पावर, मतलब भारत में अपना करियर शुरू किया ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर राज करने के बाद। ऑस्पोय म्यूटिनी, द ब्रिटिश क्राउन एज्यूम डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी टू गवर्नेंस इन इंडिया, द रूल कंटिन्यूड until इंडिया was ग्रांटेड इंडिपेंडेंस ऑफ 15 अगस्त 1947। मतलब कि ये जो 1858 का रिवोल्ट हुआ था, जो कि 1858 का रिवोल्ट हुआ, उसके बाद ये 1857 में रिवोल्ट हुआ, 1858 में नियम आया, और नियम आया ये कि जो कंपनी है वो अब मतलब नहीं करेगी शासन इंडिया में, डायरेक्ट जो क्वीन है, क्वीन ही यहाँ पर शासन करेगी। कहाँ पर? इंडिया में। तो उसके बाद यहाँ पर मोनोपोली जो है कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो हटा दिया गया और डायरेक्ट गवर्नमेंट का यहाँ पर रूल ला दिया गया। और यह कब तक चला? 15 अगस्त 1947 तक। ये सिर्फ कहने की बातें थीं, रूल तो यहीं करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले ही। उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर वही बात है, हिंदी वाले में भी देख लेना क्योंकि टाइम बहुत खींच रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, हम हिंदी वाले पोर्शन पर आते हैं। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स मिला है। तो यहाँ पर देखते हैं टाइप ऑफ रूल। टाइप ऑफ रूल में देखते हैं हमारा पास एक राजतंत्र आता है जो कि बहुत दिन चला, उसके बाद डेमोक्रेटिक आता है यानी लोकतंत्र आता है, उसके बाद रिपब्लिक आता है, गणतंत्र आता है, उसके बाद कम्युनिस्ट आता है जो कि साम्यवाद है। तो इनमें से 4 प्रकार के रूल हैं, जिसमें से राजतंत्र तो हमारा हो चुका है, लोकतंत्र हो रहा है, गणतंत्र हो रहा है, और ये साम्यवाद होने भी लगता है कहीं कहीं, जैसे कि सिंगल पार्टी सिस्टम आ जाता है जहाँ पर मतलब एक ही पार्टी रूल करने लगती है। कई देश हैं जहाँ पर एक ही पार्टी है, मतलब दूसरा कोई पार्टी है ही नहीं वहाँ पर लड़ने के लिए, तो वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का नाम उनको दे दिया जाता है। अब आगे इसमें देखते हैं, इनके बारे में थोड़ा समझते हैं। राजतंत्र, इसमें मोनार्की में क्या होता है कि निरंकुश शासन होता है, पावर जो है सेंट्रलाइज्ड होता है, मतलब यहाँ पर पावर सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास होता है, पावर सेंट्रलाइज होता है। वो कौन है? राजा, जो वही कहेगा, जैसे कि एक ही व्यक्ति डिसीजन लेते हैं इसमें। और निरंकुश होता है, मतलब उस पर कोई भी अंकुश नहीं लगा सकता हूँ। जैसे कोई भी कानून बना जो कि पब्लिक के हित में नहीं है, तो भी वहाँ पर कोई बोल नहीं सकता। ये है राजतंत्र। ठीक, और उसके बाद आता है हमारा लोकतंत्र, जो कि आज है लोकतंत्र हमारा आज है। जनता शासन में भागीदारी, जनता के पास शासक चुनने का अधिकार। जैसे कि अभी चुनाव होते हैं, जिसमें देखिए चुनाव होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। तो जैसे हमारा प्रधानमंत्री का है डायरेक्ट करते हैं, प्रेसिडेंट का इनडायरेक्ट करते हैं से। तो इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों ही हो सकते हैं। उसके बाद देखिए रिपब्लिक, तो हमारा जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हमारा है, दोनों प्लस हमारे पास दोनों है। और गणतंत्र में क्या होता है? पद का समय निर्धारण कर दिया जाता है। जो पद का समय जो है इसमें निर्धारित कर दिया जाता है, और ये वंश के आधार पर नहीं होता। जो वंश के आधार पर होता है, जैसे कि मान लीजिए आपके फादर हैं सीएम, तो आप भी सीएम बन सकते हैं, ऐसा कुछ इसमें नहीं है। और ये रिपब्लिक ही निर्धारित करता है कि आप सीएम बनने के लिए आपको भी चुनाव लड़ना पड़ेगा, पार्टी कोई ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए भारत में दोनों प्रकार के शासन हैं, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये 2 प्रकार के हैं। और इसमें जैसे इंडिया हैज़
जैसे देखिए यहाँ डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक दोनों प्रकार के शासन हमारे भारत में होते हैं। तो डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक दोनों है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। और हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके 3 पिलर्स देखने को मिलते हैं। जैसे देखिए अभी कहा गया था कि पावर का सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, इसमें पावर का सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, तभी वह डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक रूल कहलाएगा। तो देखिए पिलर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान के जो पार्ट्स हैं वो क्या क्या हैं। एक लेजिस्लेचर आता है, एग्जीक्यूटिव आता है, उसके बाद जुडिशरी आते हैं। अगर ये कुछ अलग करने लगता है तो इस पर जुडिशरी और कार्यपालिका एक्शन लेने लगते हैं। ये अलग करेगा तो ये दोनों मिलकर इस पर कार्रवाई करेंगे। अगर ये कुछ करेगा तो संसद में कुछ नियम लगाकर और इन्हीं के ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो संविधान के इसके बाद संविधान के आते हैं जो असली जो पढ़ने के लिए आप सभी आए होंगे, असली जो आप पढ़ने के लिए आए होंगे ये आप यहीं पढ़ने के लिए आए होंगे कि जो हमारे पास संविधान की जो हमारे पास डेवलपमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के आते हैं वो यहीं आते हैं। इसमें हमारे पास जो रूल निकाले गए थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सरकार जो भी कह सकते हैं आप, उनके अनुसार ये रूल जो दिए गए हैं हमारे पास 12 रूल दिए गए हैं, 12 रूल दिए गए हैं। और 13वां जो रूल हमारा आता है वो हमारा आता है जो कि भारत सरकार अधिनियम आता है 1947 का, जो कि भारत ने खुद बनाया है। तो उसको ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट है उसमें नहीं लिया जाता, ये अलग से नियम मान लिया जाता है। जिसमें देखिए फर्स्ट नंबर पे आता है भारतीय संविधान के विकास का इतिहास। इसमें फर्स्ट हमारा रूल आता है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद सेकेंड नंबर पे देखिए 1744 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट और 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इसके बाद फिर मतलब चार्टर एक्ट 4 आते हैं, 4 चार्टर, यानी टोटल कहें तो 5 चार्टर एक्ट आए। उसके बाद 1813 में आए, इसमें 20 जोड़ने पर इसमें 20 का अंतर ये चारों चार्टर में आता है। जैसे 1813 का, उसके बाद 1833 का, उसके बाद 1853 का, उसके बाद 1858 का। इसके बाद 1858 के बाद हमारे पास रिवोल्ट हो जाता है। उसके बाद उनको तुरंत ही 1861, यहाँ पर देखिए सिर्फ 3 ही साल का गैप है, रूल लाना पड़ता है उनको फिर किसको, जो कि ब्रिटिश रूल हैं उनको फिर से नियम लाना पड़ता है, क्योंकि रिवोल्ट हो गया है भारत में। 1857 की क्रांति हुई तो 1858 में आया, नियम आया, लेकिन उससे भी संतुष्ट नहीं हुए लोग, तो फिर उनको 1861 में लाना पड़ा। और उसके बाद कुछ देर शांत रहा। उसके बाद देखिए यहाँ पर बहुत लंबा गैप है, 1892 में मतलब नियम लाया गया। उसके बाद 1909 में लाया गया, जिसको हम भारत शासन अधिनियम, जो कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है। तो इसमें थोड़ा डिटेल में देखते हैं इस चीज़ को कि 1909 का मार्ले मिंटो भारत शासन अधिनियम जो है, इसको मार्ले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है। उसके बाद देखिए 1909 का 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, इसको काला नियम भी कहते हैं। उसके बाद 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, और हमारा जो लास्ट है 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। ये स्वतंत्र होने के लिए क्या क्या इसमें शर्तें रखी गई थी, इनके बारे में बताया गया है। तो इनके बारे में डिटेल से जानकारी नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, क्योंकि अगर अभी वीडियो इन पर बनाने लगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि इनमें से सबका एक एक रूल हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम आपको डिफ़ाइन करेंगे, तो आपको मतलब कि बहुत ज़्यादा लंबा समय खींच लेगा। तो इसलिए इस वीडियो को यहीं तक रोक देते हैं, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।